नमस्कार। जैसा कि अभी तक आप लोगों को 9 वीडियो मिल चुका है इकोलॉजी का। और 9 वीडियो काफ़ी कंसेप्चुअल था, काफ़ी कंसेप्ट उसमें आप लोगों का बिल्डअप हुआ होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 10वां वीडियो से जिनको पढ़ना है उससे पहले वो 9 वीडियो को देख के आएँ, क्योंकि ये 9 वीडियो देखने के बाद आपका कंसेप्ट पूरा बन जाएगा, जिससे कि जब आप अब देखिए यहाँ से जो टॉपिक है इकोसिस्टम, इसको समझने के लिए आपको पीछे से आना पड़ेगा, यानी कि जो क्लासेस पीछे हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे जाएं और क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के वीडियोज को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, उसके बाद आप क्लास 10 पे आएँ। ठीक है। और ये जो वीडियोज है ये आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आप जीरो से लेकर के कोई भी एग्जाम यूपीएससी तक का, चाहे टीचर का एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, जिसमें आपका इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस पूछा जाता है, उसमें ये आपको बेहतरीन से बेहतरीन काम करेगा। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग इन वीडियोज का भरपूर लाभ उठाएं। ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया था। इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया था? तो याद रखिएगा कि इकोसिस्टम शब्द को टांसले साहब ने दिया था। किसने? टांसले साहब ने। ये कई एग्जाम में, ये जो टांसले साहब का नाम है ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट को आप लोग याद कर जाइए। अब बात आता है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है, इकोसिस्टम का मीनिंग क्या है। तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई। देखिए, सबका सब अपने आप में क्वेश्चन है। आपसे ये पूछता है कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई हम किसे कहते हैं, तो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई ही कहते हैं इकोसिस्टम को। मतलब क्या है कि इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्लियर है। तो टर्म दिए थे कौन? ट्रांसलेट साहब। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है आपका इकोसिस्टम है, जिसमें जीव आपस में तो क्रिया करते ही हैं, साथ में वे भौतिक वातावरण के साथ भी क्रिया करते हैं। देखिए, इकोसिस्टम में क्या क्या है? जीव भी आएगा, आपके चारों ओर का वातावरण भी आएगा, मीन्स जैविक और अजैविक दोनों क्रियाएं होगी। इसमें क्या हो रहा है कि जिसमें जीव, एक जीव दूसरे जीव के साथ आपस में तो क्रिया करेगी ही करेगी, साथ में वे भौतिक जो वातावरण है उसके साथ में क्या करेगी? क्रिया करेगी। देखिए, जीव व पर्यावरण एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये अगर आप लोग 1 से 9 वीडियो देखे होंगे तो ये आप लोग को अब समझ में आ चुका होगा कि जीव व पर्यावरण जो होते हैं एक दूसरे को प्रभावित कैसे कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए कि ऐसा तंत्र जिसमें एक विशिष्ट स्थान पर जीव आपस में तो क्रिया करते ही हैं, साथ ही अपने चारों तरफ स्थित भौतिक पर्यावरण के साथ भी क्रिया करते हैं, ऐसे तंत्र को ही क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका डिफिनेशन का पार्ट था, है ना। ज़्यादा कुछ इसमें वैसा कुछ नहीं, डिफिनेशन था और कुछ कंसेप्ट था जो पीछे क्लासेस से ही आपको रिलेटेड था। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत छोटा या बहुत विशाल हो सकता है ना। क्या हो सकता है? या तो बहुत छोटा हो सकता है या बहुत विशाल हो सकता है। जैसे कि छोटा तालाब हम लोग मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? छोटा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। जबकि अगर हम महासागर या बहुत जो बड़ा वन होता है जैसे सुंदरवन, अगर उसका एग्जाम्पल ले तो ये क्या हो जाएगा? विशाल जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो छोटा में क्या हो जाएगा? जो गांव देहात में जो छोटा छोटा जो तालाब होता है वो हो जाएगा। जबकि बड़ा अगर हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का बात करें तो महासागर को हम बोल सकते हैं, चाहे बड़े बड़े वनों को बोल सकते हैं, जैसे सुंदरवन हो गया, अमेजन वन हो गया, है ना। देखिए, पर्यावरणविद संपूर्ण जीवमंडल बायोस्फीयर को ही एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र मानते हैं। क्लियर यहाँ तक? हम क्या बोले कि पर्यावरण जो विद होते हैं वह संपूर्ण जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर को ही क्या मानते हैं? एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र मानते हैं। क्लियर है? ये सब आपका डिफिनेशन खत्म हो गया।
अब समझते हैं कि इकोसिस्टम को कितने भाग में हम बांटते हैं। तो एक तो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम, और एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, जिसका मतलब होता है आपका मानव निर्मित, जिसको मानव निर्मित किया है, जैसे कि एक्वारियम, ठीक है, क्रॉपलैंड, ये सब हो गया, है ना, यानी कि कृषि योग्य भूमि, या फिर देखिए शस्य भूमि भी इसको बोलते हैं, ठीक है, शस्य भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक प्राकृतिक और एक आपका कृत्रिम हो गया, है ना, एक प्राकृतिक हो गया और एक कृत्रिम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम से शुरुआत करते हैं। तो इसको भी हम दो तरह से बांटते हैं, एक होता है टेरेस्टेरियल, मीन्स होता है आपका स्थलीय, है ना, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और एक होता है एक्वाटिक, मीन्स जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि प्राकृतिक जो तंत्र होते हैं, सॉरी, जो प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या, एक होता है टेरेस्टेरियल यानी कि आपका स्थलीय, जबकि अगर हम बात करते हैं तो एक होता है एक्वाटिक यानी कि एक होता है जलीय। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में हम। तो जैसे कि हम बात करते हैं घास परितंत्र का, यानी कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम, एक वन परितंत्र का बात करते हैं यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बात करते हैं हम, एक मरुस्थल परितंत्र का बात करते हैं यानी कि डिजर्ट इकोसिस्टम का, जहाँ पे सिर्फ क्या हो, मरुस्थल ही मरुस्थल हो। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जहाँ वन ही वन हो, जैसे कि आपका अमेजन हो गया, सुंदरवन हो गया, है ना। ग्रासलैंड का अगर बात करें तो जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे पेरियार, इस सब के बारे में आप लोग, ठीक है, और डाउन्स वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये सब क्या है, ग्रासलैंड है, जो आगे चल के आपको पढ़ना है अभी। अगर हम एक्वाटिक का बात करते हैं तो इसको भी दो भाग में बांटते हैं। एक होता है स्वच्छ जलीय परितंत्र, स्वच्छ जल का मतलब क्या होगा कि जिसमें लवण की मात्रा बहुत कम हो, जैसे कि नदी, तालाब, झरना और झील, ये सब क्या है, तो स्वच्छ जलीय परितंत्र है। क्या है, स्वच्छ जलीय परितंत्र है। एक होता है लवणीय, क्या होता है, एक आपका लवणीय परितंत्र होता है, जैसे कि समुद्र, लवणीय झीलें, जिसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं स्वच्छ जलीय परितंत्र का, अगर हम यानी कि फ्रेश वाटर अगर इकोसिस्टम का अगर हम बात करते हैं तो याद रखें कि इसको भी दो भाग मारते हैं। एक होता है लॉटिक, लॉटिक मतलब क्या होता है, बहता हुआ जल, जबकि एक होता है लेंटिक, लेंटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर जल। अब आप जानते हैं कि बहता हुआ जल में हम लेते हैं किसको, नदी को, और जबकि अगर स्थिर जल का बात करें तो हो जाएगा तालाब और हो जाएगा आपका झरना, हो जाएगा क्या हो जाएगा, तालाब और झरना। देखिए ज़्यादातर जो आज चल रहा है वो आपका क्लासिफिकेशन चल रहा है, लेकिन अब यहाँ से देखिए शुरुआत हो रहा है परितंत्र की संरचना व कार्य के बारे में पढ़ना, यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ इकोसिस्टम। तो याद रखना कि परितंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, क्या होते हैं, दो मुख्य घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक, यानी कि एक हो जाएगा बायोटिक, एक हो जाएगा एबायोटिक। क्लियर यहाँ तक, बायोटिक और एबायोटिक। अब हम समझना है आराम से कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं, आज का मेन टॉपिक वो है जैविक घटक। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है जैविक और अजैविक से। तो बायोटिक घटक क्या होता है कि ये परितंत्र के जीवित घटक होते हैं, क्या होते हैं, जीवित, जो जिंदा है, यानी कि दे आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्लियर समझ में आ रहा है, क्या आते हैं इसमें, जीवित। अब जीवित में दो तरह के, एक तो हो जाएगा स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे पादप जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। एक होता है विषम पोषी, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया है क्लियरली, क्योंकि आप लोग 9 वीडियो को देख करके 10वां वीडियो में आए हैं आप लोग। शुरुआत करते हैं स्वपोषी घटक से, यानी कि ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स से अगर शुरुआत करते हैं अगर हम, तो हम क्या जानते हैं कि ये अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया, वह हरे पादप शामिल होते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषी जीवाणु यानी कि ऐसा जीवाणु
जो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। साइनोबैक्टीरिया, आप जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या कहते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। आप लोग जब बायोलॉजी में पढ़े, आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, मैंने पढ़ाया है, तो आपको ये पढ़ाया था कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा है, ये आपका एक्चुअली में ये जो आपका होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है साइनोबैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये CO2 व H2O का प्रयोग कर प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित रहती है। अब समझिए यहाँ से एक चीज और क्लियरली, क्योंकि यहाँ से आप लोग को समझ के आगे बढ़ना है। मैंने क्या कहा कि CO2 और H2O का प्रयोग करके प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसी प्रक्रिया को तो क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या है कि जिसमें आपका CO2 और H2O का प्रयोग करके क्या होता है, ग्लूकोज और ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये जो ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, ऊर्जा संचित रहती है, ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? देखिए, और इन घटकों को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। वैसे भी स्वपोषी क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि पादप। और इन्हीं उत्पादकों पर क्या होता है, सभी जीव निर्भर करते हैं। जैसे कि हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने खाने के लिए, जहाँ तक कि श्वसन करने के लिए भी हम प्रोड्यूसर पे ही निर्भर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स पर। ठीक है, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, तो प्लांट से हमें फल मिलता है, फूल मिलता है, जहाँ तक कि हमें ऑक्सीजन तक मिलता है। तो मतलब क्या है कि हम जितने भी जीवित हैं, जीवित जीव है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर पर ही निर्भर करते हैं। एक स्थलीय परितंत्र में, याद रखिए, एक स्थलीय परितंत्र में शाक यानी कि हर्ब, सर्ब और ट्री आदि क्या होते हैं, मुख्य उत्पादक होते हैं। इसको याद करिएगा, ठीक है। मुख्य उत्पादक क्या होता है, हर्ब, सर्ब और वृक्ष, यानी कि हम बोलते घास, झाड़ी और जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जलीय परितंत्र में जलीय पादप, शैवाल, पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जो कि समुद्र में पाया जाता है ना, जो कि समुद्र में पाया जाता है। और इन्हीं को खा करके जो समुद्री जीव होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये मुख्य क्या है, उत्पादक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है कि अगर जलीय में बात करें तो जलीय पादप जो आपका जल में पाया जाता है, शैवाल जानते हैं आप लोग, प्लवक के बारे में समझ लीजिए, एग्जाम में कुछ यहाँ से आता है। प्लवक मीन्स क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। इसी को खा के क्या होते हैं कि जो समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। उत्पादकों द्वारा ग्लूकोज के रूप में संचित ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्लांट के द्वारा जो ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है, हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो होता है विषम पोषी, और ये विषम पोषी को ही क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या हैं, तो हम लोग कंज्यूमर हैं। क्या है, हम लोग कंज्यूमर है, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम लोग ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं हम लोग। ठीक है। ये घटक स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, स्वपोषियों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि आप आगे बढ़ते आ रहे हैं। एक होता है दीर्घ उपभोक्ता होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स, एक होता है लघु उपभोक्ता जिसको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। देखिए ये सब जो टर्म्स हैं आपको जल्दी बुक्स में खोजने से नहीं मिलेगा, तो आप लोग वीडियोज का यूज करिए, साथ ही साथ थोड़ा क्लासेस को शेयर भी करने की कोशिश करिए, है ना। और जो लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हैं वो लोग सफलता वॉरियर पे जा करके इन पूरे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आप लोग को हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, साथ में थ्योरी के साथ आपको MCQ भी मिलेगा। तो आप लोग जा करके सफलता वॉरियर को, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सबसे पहला है आपका माइक्रो कंज्यूमर से। क्या है, माइक्रो कंज्यूमर से दीर्घ उपभोक्ता। क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं दीर्घ उपभोक्ता के बारे में। तो सबसे पहले दीर्घ उपभोक्ता में आता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये सब याद रखिएगा एकदम।
ठीक है, कि दीर्घ उपभोक्ता कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर है यहाँ तक। कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में तृतीयक जो उपभोक्ता होता है वो शीर्ष उपभोक्ता होता है। ये सब याद रखिए, कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में, सभी में नहीं, कुछ में, कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में क्या होता है, तो तृतीयक जो उपभोक्ता होता है वह शीर्ष उपभोक्ता होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ घास क्या है, उत्पादक है। अभी समझाए थे आप लोग को हम। टिड्डा जो घास को खा रहा है वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, जो उसको खा रहा है ये क्या होता है, शाकाहारी है। मेढक क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। यह क्या है, प्राथमिक मांसाहारी, जो टिड्डा को खाएगा, टिड्डा को खाएगा। सांप किस में आएगा, आपका तृतीयक उपभोक्ता में आएगा। क्यों, क्योंकि यह द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि जो मांसाहारी होता है उसको खाएगा। क्लियर है। आता है नेक्स्ट बाज। बाज आता है शीर्ष मांसाहारी, जो कि क्या करता है, सर्प को खाता है, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता को खाता है। तो समझ में आ रहा है। जैसे घास, फिर समझिए घास क्या है, उत्पादक है, क्योंकि ये क्या है, पादप में आता है। इसको खा कौन रहा है, तो आपका टिड्डा खा रहा है। तो टिड्डा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ये उत्पादक नहीं, ये क्या है, उपभोक्ता है। और ये कैसा है, तो शाकाहारी है। टिड्डा को खाएगा कौन, तो टिड्डा को खाया मेढक। तो मेढक को क्या कहेंगे हम, द्वितीयक में ही आएगा। लेकिन ये कैसा है, तो प्राथमिक मांसाहारी है। कैसा है, प्राथमिक मांसाहारी है। मेढक को खाया कौन, सांप खाया। तो सांप क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता हो गया, क्योंकि द्वितीयक को खाया। लेकिन है क्या, तो द्वितीयक मांसाहारी है, क्योंकि क्या था, मेढक आपका प्राथमिक मांसाहारी था। सांप को खाया कौन, बाज। तो बाज क्या हो गया, शीर्ष मांसाहारी हो गया। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में। आज का क्लास आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है इस सब चीज से। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो कि क्या है, शाकाहारी है, हार्बीवोरस। ये उत्पादकों पर डाइट क्या होता है, निर्भर करते हैं, अर्थात अपना भोजन उनसे ही प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इसलिए क्या है, ये शाकाहारी जीव है। ठीक है, जैसे गाय, हिरन, खरगोश, टिड्डा, ये सब क्या है, तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता का एग्जाम्पल है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है ये उपभोक्ता वाले पॉइंट्स से। ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए कि प्राथमिक उपभोक्ता इन्हें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट निर्भर करते हैं किस पर, उत्पादकों पर डायरेक्ट निर्भर कर रहे हैं एकदम। ठीक है, अर्थात ये अपना भोजन के लिए क्या कर रहे हैं, भोजन उन्हीं से प्राप्त कर रहे हैं, किससे, डायरेक्ट उत्पादक से ही। इसलिए इन्हें शाकाहारी जीव कहा गया है। जैसे गाय हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया और टिड्डा हो गया। अगर बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता का, यानी कि सेकेंडरी आपका कंज्यूमर का, तो इन्हें प्राथमिक मांसाहारी जीव कहते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। मतलब क्या है कि ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली और आपका मेढक। एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ी में नहीं जाना है एकदम। ठीक है, वीडियोज को आप लोग लगातार देखते रहिए, धीरे धीरे एकदम आराम से समझ के देखिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। तृतीयक अगर उपभोक्ता का बात करते हैं, यानी कि ट्रसरी कंज्यूमर का, तो इन्हें द्वितीयक मांसाहारी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक मांसाहारी को खाते हैं। वो फिगर में समझाए थे आप लोग को कि जो प्राथमिक मांसाहारी को खाएगा वो उसको कहेंगे द्वितीयक मांसाहारी। जो प्राथमिक शाकाहारी को खाएगा तो उन्हें प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं हम। जैसे सर्प द्वारा मेढक को खा लिया जाता है, भेड़िए के द्वारा लोमड़ी को खा लिया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका शीर्ष उपभोक्ता, टॉप, जो क्या करता है, सेकेंडरी जो मांसाहारी होता है उसको खाता है। ठीक है, जैसे मानव, शेर, चीता और मगरमच्छ। एग्जाम्पल ही इसका मेन होता है सबका। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। एक होता है लघु उपभोक्ता होता है, यानी कि माइक्रो कंज्यूमर्स। आप पीछे पढ़े कि 2 तरह का होता था, है ना। तो ये लघु उपभोक्ता क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, लघु उपभोक्ता समझिए कि अपघटक व मृतोपजीवी जीवों को शामिल किया जाता है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक, ये सब क्या आ जाएंगे, तो माइक्रो कंज्यूमर्स में ये सब आते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपघटक भी हैं और मृतोपजीवी भी हैं। क्या है, अपघटक भी हैं और मृतोपजीवी भी हैं, जो जिनका काम ही क्या है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को, ध्यान दीजिएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ को
सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देना। इन बातों को एकदम ध्यान से सुनना है एकदम। अब समझते हैं कि एक होता अजैविक घटक, यहाँ तक जैविक घटक देखे, अब आते हैं अजैविक घटक, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स इसमें आता है अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जल वायवीय कारक। जल वायवीय कारक, इन तीनों कारकों को याद कर लीजिए आप लोग। अकार्बनिक, कार्बनिक कारक यानी पदार्थ, या जल वायवीय कारक। चलिए देखिए अगला, देखिए जो आपका अगला है वो शुरुआत करते हैं अकार्बनिक पदार्थों से। अकार्बनिक पदार्थों से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, खनिज पदार्थ शामिल है इसमें। ये पदार्थ मृदा से पादपों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि मिट्टी से क्या होता है, पादप इन्हें प्राप्त करते हैं, और पादपों से क्या होते हैं, जंतुओं में आता है। यानी कि मिट्टी से क्या होता है, पादप इन्हें प्राप्त करेंगे, और पादप से हम लोग क्या करेंगे, पादप से प्राप्त करेंगे। एवं जंतुओं के मृत होने के बाद ये पुनः मृदा में मिश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हें फिर से पादप ग्रहण कर लेते हैं और इनका पुनः चक्रण होता रहता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो मिट्टी से पादप प्राप्त किया, पादप से जीव प्राप्त किया, जीव के मरने के बाद पुनः मिट्टी में मिल गया और फिर से इन्हें पादप प्राप्त किया। तो ये क्या है, तो एक तरह का चक्र है। ये क्या है, एक तरह का चक्र है। दूसरा होता है कार्बनिक, जिसमें वसा आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएगा, जो कि आप लोगों को हम बेसिस में पढ़ा चुके हैं। ठीक है। एक होता है जल वायवीय कारक, जिसमें मिट्टी आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, और ये भी आप लोग को क्लास 1 या 2 में पढ़ा चुके हैं। आपको इकोलॉजी में आपको हम आदि जो जीवों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो ये रहा आज आपका 10वां वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अब आपका रेलवे हो, चाहे कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो। ये चैप्टर और ये आपका टॉपिक ऐसा है इकोलॉजी, जहाँ से क्वेश्चन देखने को आजकल अधिक मात्रा में मिलता है, क्योंकि आजकल सभी एग्जाम में इकोलॉजी को जोड़ दिया गया है। बायोलॉजी के साथ इकोलॉजी को भी जोड़ दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, कंसेप्ट को समझें। जिस तरह से आप लोग बायोलॉजी को समझते हैं ध्यान से, उस तरह से इकोलॉजी को भी समझिए, काफ़ी मजा आएगा। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।